हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो हमारी रोज दोपहर 1 बजे ये हिंदी की क्लास होती है, जिसे मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। अभी आपको बताइए कि हम लोग भाषा क्या होती है, भाषा की आवश्यकता क्या है, भाषा का विकास, ये भाषा की विशेषताएं, बोली, विभाषा, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक भाषाएं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाषा के रूप। सबसे पहला जो आज का टॉपिक होगा वो होगा भाषा के रूप। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग भाषा का वर्गीकरण, भाषा के रूप। भाषा के रूप जिसे आप भाषा के प्रकार भी कह सकते हो। आप जब भी भाषा मतलब अपने विचारों को आदान प्रदान करने का साधन, वे हम सभी जानते हैं भाषा क्या है कि सर भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है, विचारों को आदान प्रदान करने का साधन। अब इसके रूप क्या है जो आप विचारों को आदान प्रदान करते हो, वो कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, किस प्रक्रिया से करते हो, तो जरा बताइए। आदान प्रदान करने का साधन है भाई। भाषा क्या है? विचारों को आदान प्रदान, स्पष्ट रूप से विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो प्रमुख दो रूप से करते हैं। कितने रूप से करते हैं? दो प्रकार से। भाषा का जब हम आदान प्रदान करते हैं साथी तो दो रूप से करते हैं। एक होती है मौखिक भाषा। क्या होती है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ये मुख्य रूप बता रहा हूं। और दूसरी होती है लिखित भाषा। हालांकि इसके अलावा एक तीसरा रूप लोग सांकेतिक भाषा भी बताते हैं, लेकिन अगर हम मुख्य रूप की बात करें कि भाषा मतलब विचारों को आदान प्रदान करने का साधन, यह मुख्य दो प्रकार से किया जाता है, या तो मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से। अगर हम लोग मौखिक रूप की बात करते हैं तो यह भाषा का मूल रूप होता है। क्या होता है? यह भाषा का मूल रूप कह दीजिए या इसे मौलिक रूप कह दीजिए। भाषा का सबसे प्राचीन और सबसे मौलिक रूप भी आप इसे कह सकते हो, या आप इसे साथी सबसे मूल रूप भी कह सकते हो। कि जब भाषा की शुरुआत हुई थी तो वो किस रूप में हुई थी? किस रूप में हुई थी? मौखिक भाषा के रूप में हुई थी। शुरुआत में व्यक्ति को लिखना नहीं आता था, वो केवल बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता था। केवल बोलकर वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता था। समझे मेरी बात? बेटा बोर्ड का कलर सही है, ठीक है। तो भाषा का अगर मूल रूप की बात करोगे तो हम क्या कहेंगे? मौखिक होता है। कौन सा होता है? मौखिक। क्वेश्चन आता भी है, भाषा का मूल रूप क्या है, भाषा का मौलिक रूप क्या है, भाषा का प्राचीन रूप क्या है? तो कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। लेकिन इस मौखिक भाषा की अपनी कुछ कमियां भी थी, ड्रॉबैक भी थे। कमियां कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है तो आप विचार प्रकट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर है तो उस जमाने में तो मोबाइल फोन आदि नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो अपने विचार प्रकट करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था, हो ही नहीं सकता था। इसी प्रकार आप अपने विचारों को आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी नहीं पहुंचा सकते थे। तो यह बहुत ही ज्यादा मतलब एक नेगेटिव आप कह सकते हो। तो क्या था इसमें? सेकंड इसमें जो आप पॉइंट लिखोगे, मौलिक रूप होता है, प्राचीन रूप होता है। इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो आप ये कह सकते हो इसमें जो कुछ मौलिक रूप में कमियां थी वो ये थी कि इस या विचारों को अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। विचारों को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। जबकि जब से ये आ गई हमारी कौन सी, यह आ जाती है हमारी साथी लिखित भाषा। तो लिखित भाषा ने हमारे कार्य को आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया? कि जो मौखिक ध्वनियां थी उन मौखिक ध्वनियों के लिए हमने कुछ लिखित चिन्ह बना दिए, और लिखित चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि बना दी। तो मौखिक ध्वनियों को लिपि के माध्यम से हमने एक स्थायी रूप दे दिया। ये अस्थायी रूप है, सामने हो बात सुनी खत्म, अब कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, कहीं उसका कोई सबूत नहीं है, ये स्थायी रूप है, क्योंकि हमने उन्हीं मौखिक ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्ह दे दिए जिसे लिपि कहते हैं, और लिपि के आधार पर, लिपि के सहायता से हमने मौखिक ध्वनियों को स्थायी रूप दे दिया। तो याद रखिएगा, लिपि की सहायता से ध्वनियों को स्थायी स्वरूप मिला। ध्वनियों को क्या मिला? स्थायी स्वरूप मिला। याद रखिएगा एक चीज यहीं पर, मौखिक को वाच्य भाषा भी कहते हैं, वाचिक भी कहते हैं, मौखिक को ही वाचिक भाषा भी कहते हैं। ध्वनियों को कैसा स्वरूप मिला? लिखित स्वरूप मिला। सेकंड चीज, विचारों को जो विचार थे वो अगली पीढ़ियों तक भी पहुंच सके, जो विचार थे वो अगली पीढ़ियों तक भी पहुंच सके, अगली पीढ़ियों तक पहुंच सके तक। और दूसरी बात, ये स्थायी रूप भी था। कैसा रूप था? स्थायी रूप था। तो अच्छे से याद रखिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है कि भाषा का मौलिक रूप क्या है? वाचिक, लिखित। तो याद रखिएगा मौखिक भाषा, मूल रूप कह दे, मौलिक रूप कह दे, प्राचीन रूप कह दे, मौखिक भाषा। विचारों को अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। जबकि लिखित भाषा, हमने मौखिक ध्वनियों को लिपिबद्ध किया, उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का सहायता लिया, और उन्हीं निश्चित चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, इसलिए मैं आपको फ्लोचार्ट में शॉर्ट में परिभाषा लिखवा रहा हूं। संपूर्ण हिंदी है ये, इसके साथ फिर आपको किसी किताब, किसी नोट्स, किसी क्वेश्चन, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार हिंदी आपने अच्छे से कर ली तो
तो आप यूपीएससी तक का कोई भी एग्जाम कितना भी टफ आ जाए आप उसमें बैठ सकते हैं। चलिए अब आ जाता है भाषा का वर्गीकरण। क्या जाता है भाषा का वर्गीकरण? देखिए भाई, भाषा की उत्पत्ति, भाषा की विशेषताएं, भाषा दूसरी भाषाओं से कितनी मिलती जुलती है, कितनी अलग है, इन सब के अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान पढ़ना जरूरी क्यों होता है? भाषा विज्ञान पढ़ना जरूरी इसलिए होता है कि जो हमारी भाषा जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में हम अच्छे से संपूर्ण जानकारी जुटा सकें। जब भारत के लोग और भी कई सारे विदेशी विद्वान जब हिंदी के बारे में जानकारी जुटाने निकले तो ये चीज समझ में आई कि हिंदी जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। इसे आप लिख लीजिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है भाई, हमने संस्कृत पे पहुंच गए। ये बात क्लियर हो गई कि हिंदी के अधिकतर शब्द जो हैं वो संस्कृत से आए। जैसे कुछ तो जोंके हो, जैसे तत्सम शब्द, और कुछ रूप बदलकर जैसे तद्भव। आप हिंदी में सूर्य का इस्तेमाल भी करते हो, सूर्य शब्द का, और आप सूरज शब्द का इस्तेमाल भी करते हो, आप घी शब्द का इस्तेमाल करते हो, घोड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हो, आप ऊंट शब्द का, ये जितने भी शब्द आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हो ये सब कहां से आए? ये संस्कृत से आए। हिंदी की जो बनावट है, हिंदी का जो व्याकरण जिस तरीके से, ये सब किससे निकल कर आया है? कुछ चेंज हुए, कुछ रूप बदल, कुछ परिवर्तन हुआ, तो हम ये कहते हैं कि हिंदी की जो उत्पत्ति है भाषा की, मूल उत्पत्ति, आदि उत्पत्ति, वो कहां से हुई है? संस्कृत से हुई है। फिर हमने संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि संस्कृत, हिंदी और विश्व की अन्य भाषाओं में कई सारी समानताएं हैं। कई सारी क्या है? समानताएं। हमने क्या देखा? संस्कृत तथा उससे उत्पन्न भाषाएं, तथा उससे उत्पन्न भाषाएं, उत्पन्न भाषाएं जो भी संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, जैसे अपनी हिंदी, एवं विश्व की कुछ अन्य भाषाएं, विश्व की कुछ अन्य भाषाओं में, विश्व की कुछ अन्य भाषाओं में आकृति, आकृति का अर्थ क्या होता है? मेरी आकृति, मेरी बनावट। आकृति मतलब बनावट, आकृति व, आकृति व, या ये कह सकते एक तो आकृति होगी, एक हो गई शब्द रूट वर्ड जो होते हैं, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के उच्चारण एवं अर्थ, शब्दों के उच्चारण, शब्दों के उच्चारण व अर्थ में, शब्दों के उच्चारण व अर्थ में, अर्थ में अनेक समानताएं हैं, अनेक समानताएं हैं। यह हमारी समझ में आ गई कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। फिर हमने संस्कृत को पढ़ना शुरू किया तो हमें यह समझ में आया कि संस्कृत और उससे उत्पन्न जो भाषाएं जैसे हिंदी और विश्व की कुछ अन्य भाषाओं में आकृति एवं शब्दों के उच्चारण और उनके अर्थ के आधार पर कई सारी समानताएं हैं। एक तो आकृति के आधार पर, और एक शब्दों के उच्चारण, शब्दों का जन्म कैसे हुआ है, शब्दों का अर्थ, इन सब के आधार पर बहुत सारी समानताएं हैं। तो हमारी समझ में एक चीज तो आ गई कि भाई ये जो समानताएं हैं, इसका मतलब समानताएं तो उनमें होती हैं जो आपस में किसी तरीके से जुड़ी होती है। भाई दो भाई हैं, दोनों भाइयों का चेहरा हल्का फुल्का मिलता है, तो इसलिए मिलता है ना क्योंकि उनके माता पिता एक है। आप डीएनए की जांच करोगे तो आपको डीएनए उनका बहुत ज्यादा समान मिलेगा क्योंकि वो एक ही परिवार के हैं। तो आप ये देखोगे कि जैसे इंसानों में कई सारी समानताएं होती हैं, डीएनए आदि, चेहरे की बनावट, आंखों का रंग, बालों का रंग, इसी प्रकार भाषा संस्कृत से उत्पन्न और विश्व की जो अन्य भाषाएं थी उनमें भी बहुत सारी हमें समानताएं देखने के लिए मिली। ना सिर्फ संस्कृत और अन्य विश्व की कई सारी, भारत की भी, हमें दक्षिण भारत की 3-4 भाषाओं में बहुत ज्यादा समानता देखने के लिए मिली। इसी तरह हमने देखा कि जो हमारे उत्तर पूर्व में बोली जाती हैं, मणिपुर, असम आदि में, उन भाषाओं में बहुत ज्यादा समानता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब भाषाओं में समानता आ गई तो हमने उसका वर्गीकरण करने की कोशिश की, हमने उसका बंटवारा करने की कोशिश की कि असल में जो हिंदी है वो दुनिया की और भाषाओं से कैसे मेल खाती है। इसी को कहते हैं भाषा का वर्गीकरण। क्या कहते हैं? भाषा का वर्गीकरण। तो एक बार आप देखिएगा, हम कुछ शब्द देखेंगे और उन शब्दों के आप लोग कई सारे अलग अलग जो दुनिया की भाषाएं हैं, उन अलग अलग भाषाओं में आप उनका क्या देखोगे कि उनका आप बहुत ज्यादा एक दूसरे में अंतर देखोगे। मतलब एक दूसरी भाषा से क्या देखोगे कि आप देखोगे कि बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनमें आपस में, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा मेल है, आपस में क्या है? बहुत ज्यादा मेल है। तो देखिएगा, मैं आपको 3-4 भाषाएं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा संस्कृत लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? संस्कृत। संस्कृत की बात करें, भाषा का वर्गीकरण, संस्कृत आ जाता है और फिर मैं आपको शब्द दिखाऊंगा। ठीक है भाई। इसी तरह एक भाषा हमारी हिंदी हो जाती है, हिंदी हो जाती है। जैसे आज हिंदी के लिए संस्कृत है, वैसे ही इंग्लिश के लिए एक भाषा हुआ करती थी
जिसको लैटिन भाषा कहते थे। क्या कहते थे बच्चा? लैटिन भाषा कहते थे। आप फ्रेंच देखना, फिर लैटिन से अंग्रेजी निकली है तो अंग्रेजी देखना, आप अंग्रेजी देखना, फिर आप देखना शब्द क्या नाम है इसका, फ्रेंच देखिए, फ्रेंच देखिए, फिर जर्मन पे आ जाइए, जर्मन या स्पेनिश देख लीजिए। अब एक शब्द लिखेंगे हम लोग और उस शब्द के अलग अलग भाषाओं में अर्थ देखने की कोशिश करेंगे कि आपस में समानताएं क्या है। इनमें इनमें बच्चा आपस में समानताएं क्या है आप देखोगे। भाई देखो, संस्कृत में पिता शब्द को पितर बोलते हैं, पितरी भी बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। भाई संस्कृत में क्या बोलते हैं? पितर। हिंदी में क्या बोलते हैं? पिता बोल देते हैं। आप देखोगे कि लैटिन में पातेर और स्पेनिश में पादेर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पादेर, पादर, पादर। जबकि लैटिन में क्या बोल रहे हैं? पाटेर। क्या बोल रहे हैं? पाटेर। यही पे अंग्रेजी में क्या हो गया? फादेर, फादर। यही पाटेर अंग्रेजी में क्या हो गया? फादर हो गया। फ्रेंच में जब आप इसे पूछे तो इसे पेरे बोल गए, पेरे। अब एक चीज सिमिलरिटी देखो, समानता है नहीं है। रूट वर्ड अगर आप देखोगे, जड़ देखोगे शब्द की, तो पितरी, पितरी। भाई इसको भी तो आप यही लिखोगे या पितृ लिख दोगे, इतने तो या पितर लिख दोगे, PITAR, पितर। ऐसे तो लिखोगे, इसे क्या लिखोगे? अगर ऐसे रोमन में लिखना चाहोगे तो ये पिता हो गया। अब जब हमने एक लिपि में इनको कर दिया, अब इसमें आप अंतर देखने की कोशिश करो। पितर, पातेर, पादर लगभग लगभग सेम टू सेम है। पातेर, इसी से पे का बस उच्चारण क्या हो गया? फे हो गया। मैंने क्या बोला था कि हमारी जो कंठ की बनावट होती है उसमें उच्चारण के आधार पर शब्द बदल जाते हैं, तो बनावट होकर क्या हो गया? वो फादर हो गया। तो पितर से आप देख रहे हो शब्द क्या बन गया। और ये कई सारी भाषाओं में, कई सारी भाषाओं में, इसी को आप जर्मन में देखोगे तो वादर हो जाएगा। यही फादर क्या हो जाएगा? वादर हो जाएगा। थोड़ा सा बस बोलने में अंतर आ गया। चलिए एक शब्द हम लोग और देखते हैं, एक शब्द हम लोग और देखते हैं। दूसरा जाता है भ्रातृ, जिसको हम लोग ब्रदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? जिसे हम लोग ब्रदर बोलते हैं, या आप इसे भ्रातृ भी बोल सकते हो, ब्रदर, या आप इसे भ्रातृ भी कह सकते हो। चलिए आपने लिखा भ्रातृ, अगर मैं इसको लिखूंगा भ्रातर हो जाएगा ये। अगर मैं इसको रोमन लिपि में लिखूंगा, यहां पर क्या हो जाएगा? भाई, भ्राता भी कह सकते हो, भाई भ्रातृ भी कह सकते हो, इसे बिल्कुल सही। जब आप इसे लेकर जाओगे लैटिन भाषा में, तो लैटिन में ये फ्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेटर। लैटिन में क्या हो जाएगा? फ्रेटर हो जाएगा। भ्रातृ अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा। भाई अंग्रेजी में इसको ब्रदर बोल देंगे। इसी तरह डॉक्टर का होता है, संस्कृत में दोहित्री बोलते हैं, हिंदी में दोहिता बोल देते हैं, अंग्रेजी में उसी को डॉक्टर बोल देते हैं। फ्रेरे, फ्रेरे और ब्रूदर, इसमें बोल देते हैं फ्रेरे, फ्रेरे, फ्रेरे। फ्रेंच में क्या बोल देते हैं? फ्रेरे बोल देते हैं। भाई फ्रेंच में इसी को क्या बोल देते हैं? फ्रेरे बोल देते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप यहां पर अलग अलग शब्द देख रहे हो कि है वो रूट एक ही, निकले एक ही है, मगर अलग अलग जलवायु और कंठ की बनावट के कारण उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया, थोड़ा थोड़ा उनके बोलने में अंतर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी भाषाएं हमारे सामने है, इनमें ये दोनों तो भारत में बोली जाती है, ये सारी यूरोप में बोली जाती है। तो भारत और यूरोपीय जो है, भारत और यूरोपीय जो है, इन दोनों के बीच में, भारत और यूरोपीय भाषाओं के बीच में कुछ कुछ समानताएं हैं। यस या नो लिखोगे। आप ये कह सकते हो भैया, जैसे ये परदादा है और वहां पे मान लो आप आज 5वीं पीढ़ी, तो इनका कुछ डीएनए तो सेम होगा। अब जब कुछ डीएनए सेम होता है तो आप ये कह सकते हो एक ही परिवार है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कभी ना कभी पुराने जमाने में, आज से कई हजार साल पहले, कोई एक भाषा हुआ होती होगी जिसे सारे के सारे लोग बोलते होंगे। जब इनकी जनसंख्या कम थी, फिर इनकी जनसंख्या बढ़ी, ये दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचने लगे। भाई अलग अलग देशों में जनसंख्या पहुंचने लगी तो ये बट गए, अलग अलग जलवायु में रहने लगे। तो धीरे धीरे वो जो एक भाषा थी पुराने जमाने की, प्रोटो प्राचीन भाषा, उसकी अलग अलग शाखाएं हो गई, अलग अलग ब्रांचेस हो गई। रूट सेम है, बस कंठ की बनावट के कारण उच्चारण और अर्थ में अंतर आ गया। इसीलिए एक प्राचीन भाषा से कई सारी भाषाएं निकल गई। वो भारत में भी होती है, वो यूरोप में भी होती है। इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं? भारोपीय भाषा। कि भारत और यूरोपीय तो भारोपीय। समझे मेरी बात? चलिए आगे आ जाते हैं। ऐसे समझ लो जैसे कि एक भारतीय है, विदेश में जाके किसी अंग्रेज महिला से शादी कर ली, तो बच्चे भारत का भी डीएनए होगा, थोड़ा बहुत अंग्रेजों का भी डीएनए होगा। इस तरीके से एक समानता तो दिखाने की मैंने आपको ये कोशिश की यहां से कि आकृति शब्दों के उच्चारण, तभी हमने शब्दों के उच्चारण और अर्थ पे ध्यान दिया। अब जो हम लोग देंगे वो देंगे बच्चा आपके आकृति पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? आकृति पर ध्यान देते हैं। जैसे संस्कृत में एक शब्द लिखना, संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत में क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं, कौन से चिन्ह होते हैं? कारक चिन्ह। अच्छे से याद रखिएगा कि कारक चिन्ह जो होते हैं वो शब्द के साथ जुड़े होते हैं। शब्द प्लस कारक चिन्ह, शब्द के साथ ही कारक चिन्ह या परसर्ग लगे रहते हैं, शब्द के साथ ही। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा युधि, युधि। इस युधि शब्द का जो अर्थ होता है हिंदी में, यह होता है युद्ध में। क्या होता है? युद्ध में, युद्ध में। अब देखो आप लोग ध्यान देना, यह संस्कृत शब्द है,
यह क्या है? संस्कृत। इसका अर्थ भी क्या है? युद्ध में। इसका अर्थ क्या है? युद्ध में। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देख रहे हो कि में जो है, ये कारक चिन्ह जो में ये इस शब्द के साथ ही जुड़ा है। शब्द प्लस कारक चिन्ह संयुक्त रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं? संयुक्त रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ना कि अलग अलग। आप ये कह सकते हो कि शब्द प्लस कारक चिन्ह जो होते हैं ये संयुक्त रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं। जबकि यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो है वो कारक चिन्ह अलग हो गया। हिंदी में कारक चिन्ह शब्द से अलग हो गया, कारक चिन्ह शब्द से अलग हो गया। ये जो है कि जहां कारक चिन्ह शब्द के साथ रहेंगे वहां आपको विश्व की कई ऐसी भाषाएं हैं जहां कारक चिन्ह आपको शब्द के साथ मिलेंगे, तो आकृति के आधार पर वो एक जैसी हुई। विश्व की ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं कि जहां पर कारक चिन्ह आपको अलग मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी हिंदी। तो हिंदी क्या है? इसमें कारक चिन्ह अलग होते हैं क्योंकि यह वियोगात्मक भाषा है। और संस्कृत कैसी है? योगात्मक भाषा है, संयोगात्मक भाषा है। कारक चिन्ह शब्दों के साथ रहते हैं। कारक चिन्ह किसके साथ रहते हैं? शब्दों के साथ। समझे मेरी बात बच्चा? समझे मेरी बात? तो हम जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज जो हमने पे शुरुआत की है, हम बिल्कुल हिंदी जीरो से कर रहे हैं। और जो हिंदी का बेसिक भाषा विज्ञान होती है, यूपीएसआई में ये सबसे क्वेश्चन पूछे गए। मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तुम देखना सारे के सारे शिफ्ट वाइज लिख के कराऊंगा। बस तुम नोट्स बनाओ और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सोचो, लिखो और उसको दो दो बार रिवीजन करो। तुम देखना फिर अपने अंदर चेंज, परिवर्तन। तो हमने देखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन संस्कृत तथा उससे उत्पन्न जो भाषाएं हैं और विश्व की बहुत सारी अन्य भाषाएं, उनमें बहुत सारी समानता है। और उन समानता के आधार पर हमने वर्ड्स की समानता भी देखी, शब्दों की, और हमने साथ ही आकृति की समानता भी देखी। अब हम लोग भाषा का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? भाषा का वर्गीकरण। तो समानताओं के आधार पर आकृति और शब्दों के उच्चारण आदि भाषा का जो वर्गीकरण किया जाता है बच्चा, वो दो प्रकार से किया जाता है। भाषा का वर्गीकरण, भाषा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक होता है पारिवारिक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण। और दूसरा हो जाता है छोटे आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण। यहां तक बताइए किसके नोट्स तैयार हैं? और यहां तक किसकी एक एक चीज कॉपी में नोट है? यहां तक किसकी एक एक चीज पूरी हिंदी करवाऊंगा। और अब एक हफ्ते में एक क्लास मैराथन भी लगेगी हिंदी की। जैसे भाषा विज्ञान मैंने नॉर्मल तौर पर शुरू कर रखा है, जबकि ऐसा कोई चैप्टर ले लेंगे जैसे क्या नाम है अपना, ये वर्णमाला, तो उसकी 3-4 घंटे की एक क्लास में पूरी वर्णमाला समाप्त। यहां तक सबका क्लियर है? थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, हमारे पास समय है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बेटा? बस तुम लोग नोट्स डेली बनाते रहना। और अब की बार सारी किताबों को रख के, सब कुछ अलग, कुछ नहीं, किसी किताब में नहीं है सब कुछ, तुम्हें प्रॉपर तुम्हारे नोट्स ऐसे हो जाएंगे, दुनिया की 10 किताब 20 किताब भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस बार ऐसे हिंदी पढ़ा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे डेली। बस डेली तुम जितना समय, जैसे मैंने आधे घंटा पढ़ाया, इसको तुम रिवाइज करो। ठीक है? इसको 10 मिनट तुम जरूर दो, रिवीजन तुम अभी करो, समय को ना बिगाड़ के, और जिसका छूटा है वो कंप्लीट करो। ठीक है? कल फिर मुलाकात होगी, कल हम लोग एक मैराथन रखेंगे छोटी सी। थैंक यू, धन्यवाद।